हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो है बिजनेस लॉ थर्ड सेमेस्टर का चैप्टर नंबर 1 से। तो आज हम ये बिजनेस लॉ की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम बिजनेस लॉ सेमेस्टर थर्ड के सभी चैप्टर कवर कराएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक बिजनेस लॉ एंड ओवरव्यू। An introduction. To live peacefully in today's world, man needs to follow certain rules. देखो, आज के टाइम में अगर आराम से रहना है तो कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा. दिस रूल्स एंड टेल सर्टेन ऑब्लिगेशन एंड राइट्स. इस रूल्स के अंदर कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, कुछ राइट्स हैं, कुछ हमारे कर्तव्य हैं और कुछ हमारे अधिकार हैं. टू फुलफिल द ऑब्लिगेशन एंड टू प्रोटेक्ट द राइट्स, द गवर्नमेंट ऑफ एवरी कंट्री मेक सर्टेन रूल्स विच आर रेफर्ड टू एज लॉ ऑफ द लैंड. इन ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए, इन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं विच आर रेफर टू एज द लॉ ऑफ लैंड, जिसको लॉ ऑफ लैंड बोलते हैं. टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स एंड रिजल्ट्स ऑफ लॉ. देखिए, लॉ के अगर ऑब्जेक्टिव्स और रिजल्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो विलियम एंसन ने राइट किया है, द ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ इज ऑर्डर एंड द रिजल्ट ऑफ ऑर्डर इज दैट मैन आर इनेबल टू लुक अहेड विद सम सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी एज टू द फ्यूचर. देखिए, लॉ ऑर्डर का ऑब्जेक्ट ये है एंड द रिजल्ट ऑफ द ऑर्डर, और उस ऑर्डर का रिजल्ट है इज दैट, क्या है, मैन आर इनेबल टू लुक अहेड, कि इससे मैन आगे को देखने की इनेबल होता है विद सम सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी एज टू द फ्यूचर. भाई कुछ सिक्योरिटी के साथ फ्यूचर देखता है आगे के लिए. ऑल द ह्यूमन एक्शन कैन नॉट बी रिड्यूस टू द यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर, मैन हैव येट एंडेवर टू रिप्रोड्यूस बाय लॉ समथिंग अप्रोचिंग टू हिज दिस यूनिफॉर्मिटी. देखिए, जो ह्यूमन एक्शन है वो यूनिफॉर्मिटी से रिड्यूस नहीं होगा, यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर से. मैन हैव येट एंडेवर, उसे अभी भी एंडेवर करना पड़ेगा, रिप्रोड्यूस बाय लॉ, जो लॉ से रिप्रोड्यूस हुआ है, समथिंग अप्रोचिंग टू दिस यूनिफॉर्मिटी. अब देखिए, व्हाट इज बिजनेस लॉ. बिजनेस लॉ क्या है? रूल्स रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज, बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स आर कॉल्ड बिजनेस और कमर्शियल और मर्चेंटाइल लॉ. जो भी रूल्स हैं बिजनेस लॉ से रिलेटेड, रूल्स रिलेटेड टू इंडस्ट्री, बिजनेस एंड प्रोफेशंस आर कॉल्ड बिजनेस और कमर्शियल और मर्चेंटाइल लॉ. यानी कि जो इंडस्ट्री से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड एंड प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी रूल्स हैं उन्हें हम बिजनेस लॉ बोलते हैं. इसका अदर नेम कमर्शियल लॉ बोल सकते हैं और मर्चेंटाइल लॉ बोल सकते हैं. इट रेफर्स टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, रूल्स और रेगुलेशंस दैट गवर्न द रनिंग ऑफ बिजनेस और इंडस्ट्री. ये देखिए, ये क्या रेफर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं दैट गवर्न द रनिंग ऑफ बिजनेस और इंडस्ट्री, जो यूज़ किए जाते हैं किस लिए, बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ को रन करने के लिए. ठीक है, तो बिजनेस लॉ क्या है? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि बिजनेस को रन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. डेफिनेशंस देखिए, दैट पार्ट ऑफ लॉ विच रेगुलेट्स द ट्रांजेक्शंस ऑफ मर्चेंटाइल कम्युनिटीज कॉल्ड कमर्शियल और मर्चेंटाइल लॉ. लॉ का वो पार्ट जो सारी ट्रांजेक्शन्स को रेगुलेट करता है, जो कि किससे रिलेटेड है, मर्चेंटाइल कम्युनिटी से रिलेटेड, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उसको जो रेगुलेट करता है वो मर्चेंटाइल लॉ है. ये किसने बोला है? सेन एंड मित्र ने. इनकी डेफिनेशन है, एक डेफिनेशन लर्न कर लीजिएगा. आगे है स्कोप ऑफ इंडियन मर्चेंटाइल लॉ. स्कोप देखिए क्या है इंडियन मर्चेंटाइल लॉ का. इन द प्रेजेंट डे बिजनेस सिनेरियो, मर्चेंटाइल लॉ इज नॉट कन्फाइंड टू ओनली द बिजनेस कम्युनिटी, इट हैज़ इट्स रिलेशंस विद एवरी मेंबर ऑफ सोसाइटी. फॉर एग्जांपल, द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज मच एप्लीकेबल टू द बिजनेस एज टू द नॉन बिजनेस कम्युनिटी. देखिए, आज के प्रेजेंट बिजनेस सिनेरियो में क्या है, मर्चेंटाइल लॉ सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी से ही रिलेटेड नहीं होता, इट हैज़ इट्स रिलेशन विद एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी. सभी सोसाइटी के सभी मेंबर से रिलेटेड है, सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी से रिलेटेड नहीं है. फॉर एग्जांपल, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है इज मच एप्लीकेबल टू द बिजनेस एज टू द नॉन बिजनेस कम्युनिटी. जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो बिजनेस कम्युनिटी और नॉन बिजनेस कम्युनिटी दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है. It is important to note that not only the business community enter into contract, but the common man in his day-to-day enterprises experiences enter into a number of contracts. कि भाई सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आती, जो हमारे कॉमन मैन हैं, हम नॉर्मली पर्सनस हैं, वो हर दिन किसी ना किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर
एंटर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी ट्रेवल बाय रेल और एयर परहैप्स वी डू नॉट रियलाइज वाइल डूइंग सो वी आर बाउंड बाय सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन. देखिए, जैसे कि अगर हम कोई ट्रैवल कर रहे हैं रेल और एयर से, वी डू नॉट रियलाइज वाइल डूइंग सो, हमें रियलाइज़ नहीं होता वो करते टाइम. वी आर बाउंड बाय सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन, लेकिन हम फिर भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन में बाउंड होते हैं, हमें वो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं. Mercantile law has a fairly wide scope. The government laid down the rules and regulation to run the business activity smoothly. गवर्नमेंट ने कुछ लॉ बनाए हैं जिससे बिजनेस जो है स्मूथली रन कर सके. These are all parts the overall mercantile law. द फॉलोइंग लॉज आर इंक्लूडेड मर्चेंट. देखिए मर्चेंटाइल लॉ के अंदर कौन कौन से लॉज इंक्लूडेड हैं या एक्ट इंक्लूडेड हैं. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, बैंकिंग कंपनीज एक्ट, इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट, कैरियर्स एंड कैरेज ऑफ गुड्स एक्ट, कमर्शियल सिक्योरिटीज एक्ट, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट एक्ट, इंसॉल्वेंसी एक्ट एंड आर्बिट्रेशन एक्ट. अब देखिए सोर्सेज ऑफ इंडियन मर्चेंटाइल लॉ. सोर्सेज क्या हैं इंडियन मर्चेंटाइल लॉ के. While talking about the sources of Indian mercantile law, it is important to keep in mind that English legislation has greatly influenced Indian legislation. Indian mercantile law has the following sources. देखिए क्या क्या सोर्सेज हैं इंडियन मर्चेंटाइल लॉ के. फर्स्ट स्टैट्यूट्स. दीज आर द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट आर एनेक्टेड बाय द लोकसभा ऑफ द विधानसभा अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. तो देखिए स्टैट्यूट्स क्या हैं, ये वो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो कि लोकसभा और विधानसभा के अंदर कॉन्स्टिट्यूट हुए हैं. दिस रूल्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया. ये जो रूल्स हैं इंट्रोड्यूस किए जाते हैं स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया के अंदर टाइम टू टाइम. सम एग्जाम्पल आर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड द पार्टनरशिप एक्ट, द कंपनीज एक्ट. ये सब स्टैट्यूट्स के अंदर आते हैं. आगे है इंग्लिश कॉमन लॉ. और डाटा मतलब हमें सोर्स कहाँ से मिलता है मेरे मर्चेंटाइल लॉ के लिए. इंग्लिश कॉमन लॉ. This is the second important source of Indian mercantile law. In case where there are no clear-cut rules or where there is no clarity of law, Indian courts refer to the English common law. जहाँ पर प्रॉपर क्लियर कट रूल्स नहीं नज़र आते, कोई हमारी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए, या फिर जहाँ पर लॉ की क्लियरिटी नहीं होती, तो हम इंग्लिश जो कॉमन लॉ है उसका यूज़ करते हैं. While explaining the rules also, the English common law is considered. जब रूल को एक्सप्लेन करना होता है तब भी हम इंग्लिश कॉमन लॉ को यूज़ करते हैं. कॉमन लॉ इज़ कंसीडर्ड टू बी इंग्लैंड्स ओल्डेस्ट लॉ. जो कॉमन लॉ है उसको हम कंसिडर करते हैं इंग्लैंड का ओल्डेस्ट लॉ बोलते हैं. इट रेफर्स टू सेट ऑफ रूल्स विच वर डिराइव फ्रॉम द कॉमन ट्रेडिशन कस्टम ऑफ ओल्ड इंग्लैंड. ये वो सेट्स ऑफ रूल्स हैं जो कहाँ से डिराइव किए गए हैं, कॉमन ट्रेडिशंस, कॉमन रीति रिवाजों से निकाले गए हैं ओल्ड इंग्लैंड के. This law is based on the verdicts of British judges and was started in the last phase of the 12th century. ये जो laws हैं वो British verdicts पर based हैं and was started in the last phase of 12th century. 12th century के last phase पर इनको start किया गया था. Principle of equity. The King of England deputed Chancellor टू लिसन टू पीपल्स ग्रावेंसेस एंड सॉर्ट आउट डिस्प्यूट्स. जो किंग ऑफ इंग्लैंड था उन्होंने क्या कर रखा था, चांसलर नियुक्त किए गए थे लोगों की ग्रावेंसेस, लोगों की जो भी तकलीफ़ें हैं, कोई प्रॉब्लम्स है उसको सुनने के लिए और सॉर्ट आउट करने के लिए, कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं तो. द चांसलर्स हैड नो रूल्स टू गो बाय एंड अडॉप्टेड द कॉमन सोशली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस. जो चांसलर्स हैं उनके कोई रूल्स नहीं थे एंड वो कॉमन सोशली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल को यूज़ करते थे जस्टिस के लिए, न्याय के लिए. वो नॉर्मली जो कॉमन ट्रेडिशन में यूज़ होते थे उन रूल्स को यूज़ करते थे. द प्रिंसिपल लेड डाउन बाय द चांसलर्स वर कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ लॉ एंड कोर्ट्स ऑफ चांसलर्स वर कॉल्ड द कोर्ट्स ऑफ इक्विटी. जो प्रिंसिपल चांसलर के द्वारा जो लेड डाउन किए गए थे, चांसलर ने जो प्रिंसिपल बना रखे थे उनको बोलते थे प्रिंसिपल ऑफ लॉज. एंड कोर्ट्स ऑफ चांसलर्स वर कॉल्ड द कोर्ट्स ऑफ इक्विटी. और जो कोर्ट्स ऑफ चांसलर थे, चांसलर के कोर्ट्स थे, उनको बोलते थे कोर्ट्स ऑफ इक्विटी. लाइक इन इंग्लैंड इन इंडिया also when the courts are unable to give justice because there are no laws to govern their actions, they have the right to resort to natural law. इस प्रकार इंग्लैंड की भांति इंडिया में भी क्या है, जो कोर्ट्स आर अनएबल टू गिव जस्टिस. जब कोर्ट्स जस्टिस नहीं दे पाते, न्याय नहीं कर पाते, बिकॉज देयर आर नो लॉज टू गवर्न देयर एक्शन, क्योंकि कोई लॉज नहीं बना होता उन एक्शन से रिलेटेड, दे हैव टू राइट टू रिजॉर्ट टू नेचुरल लॉ. फिर वो
जो भी प्रॉब्लम है वो नेचुरल लॉ को यूज़ करके सॉर्ट आउट की जाती है। आगे है इंडियन कस्टम्स एंड यूजेस। The people of India have always been influenced by Indian custom and usage. At times, these customs are so effective that this impact is more and than that of the written rules and regulation. देखो इंडिया में क्या है, जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कस्टम से और मतलब रीति रिवाजों से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो रीति रिवाजों से रिलेटेड जो भी पुराने कस्टम चल रहे हैं, जो टैबूज चल रहे हैं, उन्हीं को यूज़ करके वो क्या कर रहे हैं, वही रूल्स और रेगुलेशन को यूज़ कर रहे हैं। मर्चेंटाइल लॉ इन इंडिया गिव्स ड्यू रिकॉग्नाइजेशन टू these customs and traditions. For example, hundi is one much custom that is recognized under the Negotiable Instrument Act. Hence, customs and usage are also a source of mercantile law. देखो हुंडी क्या होती है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था पुराने ज़माने का, यानी कि वो ट्रेडिशनल था, कस्टम था इंडिया के कस्टम से, लेकिन वो आज भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के रूप में उसको यूज़ किया जाता है। आगे है लीडिंग केसेस। लीडिंग केसेस देखिए, समटाइम्स ओल्ड verdicts also become a source and are recognized by the court because of conventions and precedents laid down by other courts in similar cases. For example, we can quote the cases of Mohri Bibi versus the Dharam Das or Lalman Shukla versus Gauri Dutt, where the verdicts have been accepted as precedents by other courts in similar cases. The precedents set in the Supreme Court, High Court, and other Indian courts act as convention for the courts to give their judgments in similar situation. देखिए कोई देखो जो मर्चेंटाइल लॉ है उसके सोर्स लीडिंग केसेस भी होता है। देखो कई पुराने जो केस हैं वो सेम अगर प्रॉब्लम आगे अराइज होती है तो जो मतलब कि जो एक्शन उस केस में लिया गया था, मतलब जो पुराने केस, जैसे यहाँ एग्जाम को देखा है मोहरी बीबी और धर्मदास का केस, लालमन शुक्ला और गौरी का केस, अगर पुराने केस में सेम वही प्रॉब्लम है जो आज हो रही है तो उस पुराने केस में जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया गया था आज हम उसको एक तरह से लॉ के रूप में यूज़ करके उसी प्रॉब्लम, सेम टाइप की प्रॉब्लम हो तो वही सॉल्यूशन उसको दिया जाएगा। ठीक है। अगर नीड ऑफ लॉ की जरूरत क्यों पड़ी? द नीड फॉर लॉ इज फेल्ट व्हेन अ डिस्प्यूट बिटवीन पार्टीज क्रॉप्स अप एंड नीड्स टू बी रिजॉल्व्ड। लॉ की जरूरत तब पड़ी जब देखिए जब हम बिजनेस कर रहे हैं उसके अंदर दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट हो गया। अब उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कैसे किया जाएगा? अब उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या किया गया, नीड पड़ी कि हम लॉ बनाएं, कानून बनाएं, कि बिजनेस में भी कानून होने चाहिए ताकि हम उसको फॉलो करके बिजनेस के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्यूशन ले सकें। sort out the dispute, it becomes important to have a set of rules which are applicable in similar situation. और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप करने पड़े। तब हमें लगा कि हाँ भाई बिजनेस के लिए भी एक लॉ की ज़रूरत है, इसलिए हमने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जो बिजनेस लॉ के रूप में या मर्चेंटाइल लॉ के रूप में आ गया है हमारे सामने। ठीक है। नीड ऑफ नॉलेज ऑफ मर्चेंटाइल लॉ। अब देखिए मर्चेंटाइल लॉ की नॉलेज क्यों जरूरी है? इन प्रिंसिपल एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री शुड हैव नॉलेज ऑफ द प्रिवेंट लॉ ऑफ द लैंड। देखो अगर हम इंडिया के सिटीजन हैं तो हमें इंडिया में जो भी लॉ लैंड है हमारा उसके बारे में पता होना चाहिए। नो वन कैन बी एग्जाम्प्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द इग्नोरेंस ऑफ लॉ। कोई भी नहीं बच सकता अगर वो लॉ को इग्नोर करेगा। हम कोई कानून तोड़ेंगे तो हम नहीं बच सकते। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, आप कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि भाई मैंने ये लॉ तोड़ा, मेरा ये हो गया था वो हो गया था, आप कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते। If a person is found guilty in the eyes of the law, he or she cannot be forgiven on the basis of ignorance. अगर एक पर्सन गिल्टी पाया जाता है कि भाई उसने लॉ तोड़ा है तो उसको वो कैसे भी उसको फॉरगिव नहीं किया जाएगा इग्नोरेंस के बेस पे। इफ़ देयरफॉर बिकम्स इम्पॉर्टेंट टू नो द लॉ ऑफ लैंड वेयर वन लिव्स। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, आप जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ के लॉ आपको पता होने चाहिए। सपोज़ कीजिए हम इंडिया में रहते हैं, हमें इंडिया के लॉ पता होना चाहिए। अगर आप फ़ॉरेन शिफ्ट हो जाते हैं तो आपको फ़ॉरेन के लॉ पता होना चाहिए, तभी आप रह पाओगे वहाँ पे। ये नहीं बोल सकते आप जाके, मान लो आप चले गए फ़ॉरेन, ठीक है, और वहाँ जाकर आपने कोई रूल तोड़ दिया, ठीक है, आप को पुलिस पकड़ने आ गई तो आप उनके सामने ये नहीं बोल सकते जी मैं तो इंडिया में रहने वाला बंदा हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ पर ये लॉ है। वो आपको इस इग्नोरेंस के लिए माफ़ नहीं करेंगे, आपको फॉरगिव नहीं किया जाएगा उस चीज़ के लिए। ठीक है। In the absence of law, neither can we demand our rights nor can we fulfill our obligation. लॉ के बिना आप अपने डिमांड्स को भी फुलफिल नहीं कर सकते
और आप अपने ऑब्लिगेशन को भी फुलफिल नहीं कर सकते, अपने राइट्स को भी नहीं मांग सकते. देयर इज़ एज मच नीड टू नो द लॉ एज देयर इज़ फॉर द लॉ टू बी देयर. हमें अपने लॉ के बारे में जानना ज़रूरी है. देखिए, आपको जब तक लॉ नहीं पता होगा, आपको ना अपने अधिकार पता होंगे, ना आपको अपने दायित्व पता होंगे, आपके कर्तव्य पता होंगे कि आपको करना क्या, आपकी ड्यूटीज़ क्या क्या हैं, आपकी राइट्स क्या क्या हैं. It would be no exaggeration if we say that law not only makes our life smooth, it also shows us a definite path to follow. कि हमें सिर्फ ये लाइफ स्मूथ नहीं बनाता, हमें ये पाथ भी बताता है, हमें रास्ता बताता है कि कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, कौन सा रास्ता सही है. तो ये फर्स्ट चैप्टर हमारा जो है बिजनेस लॉ का छोटा सा चैप्टर था इंट्रोडक्शन का, कि बिजनेस लॉ क्यों ज़रूरी है, बिजनेस लॉ क्यों आया, नीड क्यों हुई इसकी, ठीक है, और सोर्सेस कहाँ से मिलते हैं मर्केंटाइल लॉ के, ये सब चीज़ें हमने इसके अंदर कवर अप की. आई होप स्टूडेंट आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा. अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कॉमर्स विद कनोजिया मैम. थैंक यू स्टूडेंट्स.